The revolt of 1857. We all have studied that in the time period of 100 years, 1757 to 1857, the British had established their rule in most of the parts of India. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 100 ईयर्स के टाइम स्पैन में 1757 टू 1857 का जो टाइम स्पैन था उसमें ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को इंडिया के बहुत से पार्ट्स में फैला लिया था, बहुत स्प्रेड कर लिया था अपने रूल को. The political, economic, social and religious policies made by the Britishers caused anger in the people. ब्रिटिशर्स ने जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या रिलीजियस पॉलिसीज़ निकाले थे या बनाए थे या लाए थे हमारे वर्क के लिए, अपने वर्क के लिए वो लोग, तो उसकी वजह से बहुत गुस्सा था हम लोग की इंडिया की नॉर्मल पब्लिक में. क्यों? क्योंकि उसी पॉलिसीज़ की वजह से कभी किसी का धर्म खतरे में है, तो कभी किसी की नौकरी खतरे में है, कभी किसी का परिवार खतरे में है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा था. The revolt broke out in 1857, which was a very large scale of rebellion against the British, which swept across northern and central India with violent uprisings. ये जो रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो 1857 में शुरू हुआ, जो कि बहुत लार्ज स्केल, बहुत बड़ा रिबेलियन था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. क्योंकि हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ब्रिटिशर्स के चलते, उनके पॉलिसीज़ के चलते. किसी ना किसी को हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ ही था. और ये जो रिवोल्ट था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में आया था. नॉर्दर्न मतलब कि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट नॉर्दर्न हुआ, और मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल इंडिया हो गया. मध्य प्रदेश और आसपास के पार्ट वाला सेंट्रल इंडिया. वॉयलेंट अपराइजिंग्स मतलब कि बहुत हिंसक तरह से वहाँ लड़ाई हुआ था. इंडिया के लोग अपना पूरा जी जान लगा दिए थे रिवोल्ट को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है इससे. बट इट फेल्ड टू सक्सीड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स. लेकिन अब पूरा जी जान झोंक दिया गया उसमें, उस रिवोल्ट में इंडियंस की तरफ से, फिर भी ये फेल हो गया. क्यों? क्योंकि इंडियंस में कोई यूनिटी नहीं था. आप हिस्ट्री उठाइए, इंडियन हिस्ट्री, और कभी भी देखिए उसमें कभी भी किसी भी लड़ाई में इंडियंस में यूनिटी नहीं रहा है. टर्किश इन्वेजन्स में भी कुछ गद्दार लोग थे जो टर्किश लोग को हमारे कंट्री में बुलाए, तो टर्किश सारा वेल्थ लूट के और सोमनाथ टेम्पल जैसे और बहुत सारी चीज़ों को तोड़कर आगे निकल गए थे. तो यूनिटी की वजह से हमारा कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, हमेशा यूनिटी की कमी रही थी. द ब्रिटिशर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल इंडिया फॉर द नेक्स्ट 90 ईयर्स. 1857 में रिवोल्ट हुआ और 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था. तो उस 90 ईयर्स में भी वो लोग फिर रूल कर लिए जब रिवोल्ट सप्रेस हो गया, मतलब कि रिवोल्ट को लोग दबा दिए तो. बट दे गॉट अ गुड लेसन फ्रॉम इट. लेकिन फिर भी वो लोग इससे बहुत अच्छा उन लोगों को बहुत अच्छा सीख मिला था कि इंडियंस को हम लोग ऐसे ही परेशान नहीं कर सकते हैं. वो लोग बहुत कुछ कर सकता है अगर हम लोग ज़्यादा परेशान करेंगे तो. द रिवोल्ट इज़ नोन बाई वेरियस नेम्स लाइक सिपाही म्यूटिनी, द अपराइजिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सेट्रा. इस रिवोल्ट को हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे सिपाही म्यूटिनी एक नाम है, द अपराइजिंग एक नाम है, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक नाम है, इस तरह से और भी कई नाम हैं. But the Indians refer to it as the first war of independence because for India it was the first time when all the people united to throw off the shackles of the British government या empire. लेकिन इंडियंस इसको रेफ़र करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई के तौर पे, क्योंकि इंडिया के लिए ये पहली बार था जब इंडिया के सभी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग एकजुट हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इट्स वेरियस कॉजेज़. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्या ब्रिटिशर्स किए थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ. कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, ये यहाँ पे हेडिंग. द आइडिया ऑफ द अपराइजिंग और द रिवोल्ट वॉज बींग प्लान्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी एरप्टेड आफ्टरवर्ड्स. ये इस रिवोल्ट का जो आइडिया था वो पहले से ही प्लान किया जा रहा था और 1857 के बाद ये रिवोल्ट होने वाला था. लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था कि क्या कोई कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पाया. बट इट ब्रोक आउट बिफोर द प्लान डेट, बट इट डिस्टर्ब्ड या शूक्ड द ब्रिटिश. अभी बताया कि ये टाइम के पहले ही हो गया, गुस्सा इतना ज़्यादा था पब्लिक में, नॉर्मल जनता इंडियंस में. जितना जो प्लान डेट था उसके पहले ही ये रिवोल्ट शुरू हो गया, पर फिर भी इस रिवोल्ट में इतना दम था कि ये पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया था जड़ से.
The revolt was the first open protest by the Indian people against the British and was not confined to a particular group of people or society. ये जो रिवोल्ट था, ये इंडियंस के द्वारा ब्रिटिश को पहला खुली चुनौती दी गई थी इस रिवोल्ट के द्वारा। और ये रिवोल्ट किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या पीपल के जो ग्रुप थे या सोसाइटी का जो ग्रुप था उसके लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। पूरे देश के लोग एक साथ आ गए थे इसमें। ग्रेजुअली द पेजेंट्स, जमींदार्स एंड मेनी रूलर्स जॉइन द रिवोल्ट। धीरे धीरे करके बहुत सारे पेजेंट्स, ज़मींदार मतलब ज़मीन जिनके पास होता है, जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, एंड मनी रूलर्स मतलब कि बहुत सारे रूलर्स जो थे अलग अलग टेरिटरीज़ के, ब्रिटिशर्स को छोड़ के, वो लोग भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किए। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको ये भी सुन के हैरानी हो सकती है, अब मुझे नहीं पता होगी कि नहीं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि ये अपने कंट्री के लिए फ़र्स्ट टाइम था जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों साथ आए थे बिना किसी भेदभाव के, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत वीरता से लड़ाई किए थे। इकोनॉमिक कॉजेज़। Britain always used India as a source of raw materials for their industries and in turn flooded India with cheap machine made goods from Britain. ब्रिटेन इंडिया को हमेशा यूज़ किया एक रॉ मटेरियल के सोर्स पे, मतलब कि जैसे इंडस्ट्रीज़ हम लोग चलाते हैं उसके लिए हम लोगों को रॉ मटेरियल के तौर पे कॉटन चाहिए, तो कभी पानी चाहिए, हमेशा कुछ चाहिए, तो उसी तरह से इंडिया को ब्रिटेन यूज़ किया रॉ मटेरियल्स के सोर्स पे अपने अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए तो नहीं, वो लोग हमारे इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करके रख चुके थे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए। और उसके बदले में इंडिया में जितने भी घटिया क्वालिटी के मशीन मेड गुड्स होते थे जो ब्रिटेन से आते थे, वो ये इंडिया में रख देते थे, और यहाँ से जितने भी अच्छी क्वालिटीज़ के सामान होते थे वो पब्लिक को नहीं मिलता था, इंडियन पब्लिक को, वो लोग वहाँ जाकर ब्रिटेन में बेच देते थे। एज अ रिजल्ट मैनी आर्टिसंस लॉस्ट देयर जॉब्स एंड टू अर्न अ लिविंग they turned to agriculture which was already under stress. अब इसके रिज़ल्ट के तौर पे बहुत से आर्टिसंस जो थे उन लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़ा या छूट गया, और अपना जीवनी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए उन लोगों को खेती की तरफ जाना पड़ा, एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा, जो कि ऑलरेडी पहले से ही मतलब स्ट्रेस में था, बहुत ज़्यादा वहाँ भी दबाव पड़ा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमें जो चाहिए आप वही उगाएं। जैसे इंडिगो होना चाहिए तो आप इंडिगो ही उगाएंगे, और अगर कुछ आप उगाएंगे तो हम उसे जला देंगे या उसको हम ख़राब कर देंगे या नष्ट कर देंगे उस क्रॉप को, हम आप उस क्रॉप को रहने ही नहीं देंगे। वो ऐसा करते थे ब्रिटिश। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वॉज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट। ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम निकाला था वो भी एक मेजर कॉज था पब्लिक के गुस्से का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हाई रखते थे वो लोग, लैंड रेवेन्यू की कोई पे नहीं कर पाता था। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल फिक्स्ड द रेवेन्यू एट सच अ हाई लेवल that many peasants and even zamindars found it impossible to pay the required amount. बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था ब्रिटिशर्स का, वो लैंड रिवेन्यू को इतना हाई लेवल पे फिक्स कर दिया था कि पेजेंट्स तो छोड़िए, जो ज़मींदार थे, ज़मीन का कारोबार करने वाले थे, उनको भी ये इम्पॉसिबल लगने लगा कि हम अमाउंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इतना ज़्यादा बढ़ा कर रख दिए थे, इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे पब्लिक के ऊपर कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। इफ़ दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू द ब्रिटिश टुक देयर लैंड अवे एंड ऑक्शनड इट। अगर वो लोग मान लीजिए किसी कारण से वो लोग अगर रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं टाइम पे, या फिर बोलते हैं कि हमें कुछ मोहलत दीजिए, हमें कुछ टाइम दीजिए, हम पे कर देंगे, तो ब्रिटिश उन लोगों का ज़मीन छीन लेते थे और उसे नीलाम कर देते थे। ऑक्शन मतलब नीलामी करना, बोली लगा देते हैं ना, जैसे बोली लगाते हैं, किसी किसी मूवी में भी देखे होंगे आप लोग कि किसी का घर बेचना है तो 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे बोली लगाते हैं ना, वही होता है ऑक्शन का मीनिंग। तो उसको बोली लगाकर बेच देते थे, नीलाम कर देते थे। ड्यू टू दीज पॉलिसीज दे वर रिकरिंग फेमीन्स एंड मैनी सफ़र्ड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। इन पॉलिसीज़ के वजह से इंडिया में हमेशा मतलब बार बार फेमीन्स मतलब सूखा, अकाल, बाढ़, ये सब जैसे होते हैं वो आ जाते थे, और या फिर बहुत सारे पीपल लोग, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सी जनता बहुत एक्सट्रीम लेवल की गरीबी में चली गई थी, बहुत ज़्यादा गरीब हो गई थी।
This made the peasants and the zamindars angry and they joined the revolt, hoping that their problems will get solved. इसी वजह से पीजेंट्स और ज़मींदार्स दोनों को बहुत गुस्सा आया और वो लोग रिवोल्ट ज्वाइन कर लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर रिवोल्ट हम लोग जीतते हैं तो हमारा प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होगा. एक्चुअली ऑल द हाई पोस्ट इन द आर्मी, सिविल सर्विसेज, पुलिस एंड जुडिशियरी वर ऑल रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश. एक्चुअली में जितने भी हाई पोस्ट थे, आर्मी हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशियरी हो, ये सभी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व किया हुआ था. जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे आप कहीं भी चले जाएं तो कुछ सीट्स आपको रिजर्व मिलेंगे SC ST या OBC के लिए, और कुछ सीट्स आपको रिजर्व मिलेंगे वुमेंस के लिए. वैसे ही ये लोग रिजर्व करके रखे थे ये हाई पोस्ट ब्रिटिशर्स के लिए, इंडियंस को कुछ नहीं देते थे. The Indians thought that education would give them jobs and better prospects for promotion in the government services, but this did not happen. इंडियंस को लगा कि अगर हम लोग एजुकेशन लेंगे इनसे तो ये हम लोग को जॉब्स भी अच्छा देंगे और गवर्नमेंट सर्विसेज जितने भी हैं उसमें हम लोग को प्रमोशन भी देंगे. लेकिन ये लोग ऐसा किए नहीं, धोखा दे दिए. और इंडियंस को लगा कि हम लोग पढ़ लेते हैं इनसे तो हमें ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा. Religious and cultural causes. During the Governor Generalship of Lord Bentinck 1828 to 1835, several social and educational reforms were introduced in India by the British. जब लॉर्ड बेंटिंक 1828 से 1835 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल का टाइटल बाद में जाके चेंज हो गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद वाइस रॉय, बाद में आपको बताएंगे हम. बहुत सारे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया. बहुत सारे एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स को वो लोग इंडिया में लेकर आए. दे क्रिटिसाइज्ड सम हिंदू कस्टम्स. हिंदुओं की जो प्रथा होती है, मतलब पूर्वजों के टाइम से चली आ रही होती है ना कुछ कुछ प्रथाएं, उन लोगों को भी वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब मना कर रहे थे वो करने से. सती, द प्रैक्टिस where the widows were burnt alive on the funeral of their husbands was banned. सती प्रथा तो सब लोग सुने होंगे. ये प्रैक्टिस था जहाँ औरतें या विधवाएं कह लें वो जिंदा जलती थी अपने हस्बैंड्स के, अपने पतियों के दाह संस्कार में. इस प्रैक्टिस को भी बैन कर दिए थे. फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार. द रीमैरिज ऑफ विडोज वॉज सैंक्शनड बाई लॉ. ये लोग ऐसा लॉ निकाले थे जिसमें जो विधवा महिलाएं थीं वो लोग दोबारा से अपना शादी कर सकती थी. पहले के ज़माने में नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लोग लॉ निकाल दिए तो जिससे कि रीमैरिज वो लोग कर सकती हैं. स्कूल्स वर ओपनड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन. वुमेन के एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी ओपन कर दिया गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में ना रीमैरिज होता था विडोज़ का, विधवाओं का ना रीमैरिज होता था, ना उन लोगों के लिए स्कूल खोला जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जितने भी मर्द हैं सिर्फ वही पढ़ने के लिए सिर्फ वही पढ़ेंगे और जितनी भी महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का काम संभालेंगी. द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन स्पेशली बाय क्रिश्चियन मिशनरीज लेड टू द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू क्रिश्चियनिटी. जो इंट्रोडक्शन ये लोग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का किया, मतलब आज भी हम लोग इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छे स्कूल्स होते हैं. और गवर्नमेंट स्कूल्स उतने नहीं होते, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अभी बहुत काम कर रही है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अब सुधारने के लिए हमारी गवर्नमेंट जितनी भी है वो बहुत सी चीज़ें ला रही हैं. लेकिन उस समय में ये सब नहीं था. इस समय में हम लोग पंडितों से ज्ञान लिया करते थे. जितने भी ब्राह्मण पंडित होते थे मंदिरों में बैठने वाले, उनसे ज्ञान लेते थे. तो वही लोग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया. कौन? क्रिश्चियन मिशनरीज़. स्पेशली वही लोग इंट्रोड्यूस किया था. क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या होता है? जैसे आज हम लोग सुनते हैं रामकृष्ण मिशन, और वैसे ही और भी कई मिशनरीज़ होंगे, वैसे ही ये था क्रिश्चियन मिशनरीज़. इसकी वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स जितने भी थे वो अपना कास्ट बदल के, अपना रिलीजन बदल के क्रिश्चियनिटी में चले जा रहे थे. और ये सती है और रीमैरिज ऑफ विडोज़ है और स्कूल्स वर ओपन फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन. ये तीनों पॉइंट कोई ख़राब पॉइंट नहीं है, लेकिन उस समय की प्रथा के अनुसार, उस समय के रीति रिवाज के अनुसार ये नहीं माना जा सकता था, ये नहीं किया जा सकता था.
इन तीनों पे जैसा भी हम बता रहे हैं वो नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया। Muslim leaders in Bengal started the Wahhabi movement to protest against the rapid loss of power and wealth suffered by Muslims in India. बंगाल में जितने मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने वाहबी मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट स्टार्ट किया। किस लिए स्टार्ट किया? क्योंकि उन लोगों का जितना पावर था, जितना टेरिटरी था उन लोगों के हाथ में, चाहे जितना पावर था और जितना उन लोगों के पास खजाना था, पैसा था, वेल्थ था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था इंडिया में। तो उसके खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अमंग द सेपॉयज। ये जो मूवमेंट था ये सेपॉयज जो होते हैं, मतलब सिपाही जो होते हैं, उनमें पॉपुलर हो गया था। सेपॉयज को सिपाही बोलते हैं। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज मेड द पीपल इन इंडियन सोसाइटी इनसिक्योर एंड एंग्री। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, अभी हम आपको बताए थे क्या होते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इन उसका जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था, उसके वजह से इंडियन सोसाइटी के जो पीपल थे वो लोग सोच रहे थे कि अब हम सिक्योर नहीं हैं, हम सेफ़ नहीं हैं। वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे और उसी वजह से उन लोगों को गुस्सा भी और ज़्यादा आ रहा था। दिस एंगर grew after the British government passed a law which made it possible for children to inherit their father's property even if they changed their faith. यह एंगर तभी और ज़्यादा बढ़ गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एक लॉ पास कर दी जो बच्चों को के लिए यह पॉसिबल बना दिया कि वो अपने पिता के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब अपने पास रख सकते हैं अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं तो भी। अब मान लीजिए कि अगर हम हिंदू हैं और अगर हम क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं तो भी हम अपने फादर के प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। तो उसके लिए भी गुस्सा आएगा क्योंकि हम क्रिश्चियनिटी चेंज कर लिए हैं, तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स हमसे अपना ज़मीन मांग लें। इसके लिए और बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब मिलिट्री कॉजेज़। इन द आर्मी इंडियंस वर नॉट अलाउड टू राइज इन देयर जॉब्स बियॉन्ड द रैंक ऑफ अ सर्जेंट। आर्मी में जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसमें इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया जाता था अपने जॉब्स में ऊपर उठने के लिए, राइज करने के लिए। उन लोगों को मैक्सिमम सर्जेंट तक बना के छोड़ दिया जाता था और ऊपर कोई पोस्ट नहीं देते थे उन लोगों को। नो इंडियन कुड बिकम एन ऑफिसर। वही हमें अभी बताया कि उन लोगों को ऊपर का कोई पोस्ट नहीं मिलता था, कोई इंडियन ऑफिसर बन ही नहीं पाता था। देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स। वो लोग इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मतलब कि इंडियंस को वो लोग छोटा समझते थे और ब्रिटिश को अब इंडियंस से बड़ा समझते थे हमेशा। The highest pay given to an Indian sepoy as Subedar was less than the minimum pay of an European recruit. जो इंडियन सिपाही को, मतलब इंडियन सिपाही को जो हाईएस्ट पे मिलता था सूबेदार के तौर पे, वो एक यूरोपियन रिक्रूट मतलब कि जो यूरोपियन आर्मी से आया है, चाहे यूरोप से आया है और ब्रिटिशर्स का आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उन लोगों के सैलरी से भी कम था। मतलब मान लीजिए कि जो यूरोपियन रिक्रूट है, यूरोपियन आदमी है जो ब्रिटिशर्स आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उसका सैलरी है 200 रुपये, तो इंडियन सिपाही को मिलेगा 100 रुपया या 80 रुपया, उस तरह का उनका सैलरी होता था। द sepoys had helped the British to establish their rule in India, but instead of getting rewards or promotions, they were humiliated by the British. ये जो सेपॉयस थे, ये फिर धोखाधड़ी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है अपने कंट्री के खिलाफ। तो ये सेपॉयस जितने भी थे उन लोगों ने ब्रिटिश को हेल्प किया था अपने रूल को एस्टैब्लिश करने में इंडिया में। इंडिया में ब्रिटिश को अपना रूल लगाना था तो वो लोग एस्टैब्लिश कर रहे थे अपना रूल, तो सेपॉयस हेल्प किए उनको। और वो लोग सोचे कि हम लोगों को अब ये रिवॉर्ड्स देंगे या प्रमोशंस देंगे, लेकिन वो लोग ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ नहीं किए। वो उल्टा जितने भी ये लोग सिपाही थे उन लोगों को ही परेशान करने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, तंग करने लगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ 1856 जनरल सर्विस एक्ट, द सिपाहीज वर फोर्स्ड टू सर्व ओवरसीज। जो 1856 में एक एक्ट निकला था जनरल सर्विस एक्ट, उसके तहत जितने भी सिपाही थे उन लोगों को समुद्र पर सर्व करने के लिए यानी कि समुद्र के आर पार जाने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था। It hurt the feelings of the soldiers as Hindus believed that overseas travel would lead to the loss of caste.
ये हिंदूज़ के फीलिंग्स और सोल्जर्स के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता था, क्योंकि हिंदू लोग को लगता था कि अगर हम समुद्र के पे ट्रैवल करेंगे, समुद्र के पार जाएंगे, तो हम अपना कास्ट खो बैठेंगे, हम अपना कास्ट लूज़ कर देंगे। ऑल्सो द सिपाहीज हु हैड फॉट इन द कैंपेन्स अब्रॉड न्यू दैट दे कुड फाइट एज वेल एज द ब्रिटिश सोल्जर्स। और जितने भी ये सिपाही थे, जो लोग इंडिया के बाहर के कैंपेन्स में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई किए थे, मतलब कि किसी ब्रिटिशर्स आर्मी में जितने भी सिपाहीज थे, उन लोगों को पता था कि हम लोग ब्रिटिशर्स की तरह अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इंडियंस लोग आर्मी में थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन उन लोगों को हाई पोस्ट नहीं मिलता था। पहले आपको हम बताए थे उन लोगों को हाई पोस्ट नहीं मिलता था, लेकिन उन लोग आर्मी में ज़रूर थे। दे ऑल्सो न्यू दैट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वॉज मैनी अ नंबर टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द ब्रिटिश। और इंडियंस जितने भी थे, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में, वो लोग ब्रिटिश से कई गुना ज़्यादा थे। मतलब कि अगर ब्रिटिश है मेरे पास 100, तो हमारे पास उस आर्मी में इंडियन सोल्जर्स होंगे 200, 300, 400, ऐसे करके इंडियंस बहुत ज़्यादा थे, पर उनको हाई पोस्ट वो लोग नहीं देते थे। दिस गिव द सिपाहीज द करेज टू राइज इन द रिवोल्ट। तो जितने भी सिपाही लोग इस रिवोल्ट में हिस्सा लिए थे, उन लोगों को लगा कि ये जो इंडियंस हैं उस आर्मी में, वो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, इंडियंस इंडियंस का सपोर्ट करेंगे, इसलिए उन लोगों को और हिम्मत मिला इस रिवोल्ट में आगे बढ़ने का। अब पॉलिटिकल कॉजेज़। द रिवोल्ट वॉज द आउटकम ऑफ वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट दैट हैड बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये रिवोल्ट इसका आउटकम था, मतलब इस तरह से बाहर निकला था, क्योंकि नॉर्मल जनता में, नॉर्मल पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो बहुत ज़्यादा समय से उन लोगों का खून खौल रहा था। खून खौलना बोलते हैं ना हम, कि हमारा खून खौल रहा है गुस्सा से, वही था इंडियन पब्लिक में। देयर पॉलिसीज फॉर एनेक्सिंग मोर स्टेट्स लाइक सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी caused resentment and insecurity among the Indian rulers। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी और स्टेट्स, मतलब और टेरिटरीज़ कॉन्क्वर करने की, कि हम और अपना एम्पायर एक्सपेंड करें, उसमें से कुछ है सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए हम और ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखकर एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। और ये याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी उसको यूज़ में लाए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस वजह से इन ऐसे ही और कुछ थे, जिसके वजह से इंडियन रूलर्स जो थे, यहाँ इंडियन पीपल नहीं है, यहाँ इंडियन रूलर्स है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस ये सब इंडियन रूलर्स के खिलाफ यूज़ किया गया था। तो इस वजह से उन लोगों को इनसिक्योरिटी टाइप का फील हो रहा था कि हम लोग सिक्योर नहीं है, हम लोग का स्टेट कभी भी छीना जा सकता है। और रिसेंटमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन लोगों के अंदर इसी पॉलिसीज़ को लेकर। सेपॉइज इन द बंगाल रेजिमेंट ऑफ द आर्मी वर मोस्टली फ्रॉम अवध। जितने भी सिपाही थे बंगाल रेजिमेंट में, मतलब कैलकाटा आज हम जिसको बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं, पहले उस वहाँ कैलकाटा बोलते थे, और बंगाल रेजिमेंट बोलते थे उस जगह को। तो बंगाल रेजिमेंट में जितने भी सिपाही थे, वो सभी अवध के थे, मतलब मैक्सिमम उसमें सब अवध के थे, सभी नहीं, मैक्सिमम अवध के थे। ये ब्रिटिशर्स बहुत सारे ट्रीटीज साइन करती थी नवाब्स या किंग्स के साथ, लेकिन उसको वॉलेट कर देती थी एज पर देयर कन्वीनियंस। यहाँ लिखा है द ब्रिटिश साइन देयर मैनी ट्रीटीज विद द नवाब्स और किंग्स बट वॉलेटेड देम एज पर देयर कन्वीनियंस। ये ब्रिटिशर्स इतने धूर्त थे, इतने चालाक थे, कि जितने भी नवाब्स या किंग्स होते हैं, नवाब्स हम लोग मुस्लिम वर्ड में यूज़ करते हैं, चाहे बंगाली में यूज़ करते हैं नवाब्स, उतना हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन नवाब्स होता है और किंग्स दोनों सेम ही होता है। तो उन दोनों में उन उनके साथ वो साइन करती थी बहुत सारी ट्रीटीज़, मतलब एक पेपर है जिसमें वो लोग साइन करेंगे एक दूसरे के लिए कि आप मेरे टेरिटरी को कॉन्क्वर नहीं कर रहे हैं, नहीं छीन रहे हैं, और ना ही हम आपके टेरिटरी को छीन रहे हैं। ये ट्रीटी साइन हो जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि वो उनको जब मन करता था तब वो तोड़ देते थे अपने नीड के हिसाब से। और एक अवध, अभी हम पढ़े यहाँ पे अवध, अवध को एनेक्स कर लिए थे ये लोग। कैसे? It was annexed on the plea
that the government was not functioning properly. यहाँ पे देखिए, अवध को ये लोग एंगनेक्स कर लिए बोलकर कि गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उन लोगों को अवध का टेरिटरी को कॉन्क्वर करना था, ट्रीटी साइन हो गया था और अवध 100 साल से इन लोगों का एली बना हुआ था। एली मतलब कि इन लोगों का गढ़ बना हुआ था। इट वॉज अ ग्रेट betrayal फॉर देम एंड दे वर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेस्ट। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बीट्रेयल था, बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती उन लोगों से झूठ बोल करके ज़मीन छीन लिए, उन लोगों का टेरिटरी छीन लिए और वो लोग इसी का वेट कर रहे थे, इसी अपॉर्चुनिटी का, कि हम लोग कब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, कब इनके खिलाफ हम लड़ाई लगा सकें। फर्दर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द ब्रिटिश एनेक्स्ड झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का स्टेट जो था झांसी, झांसी की रानी, इसको ये लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये लोग इसको कॉन्क्वर कर लिए थे, मतलब छीन लिए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता था ये कि अगर हम एक राजा हैं, हमारी एक रानी है और हमारा कोई अगर एक अपना बच्चा नहीं है तो हम एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं, हमको एडॉप्शन नहीं करना है। अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा मेरा टेरिटरी। और अगर मेरे पास अपना खुद का संतान या खुद का बच्चा या खुद का बेटा नहीं है, और अगर मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, अडॉप्ट नहीं किए हैं चाहे किए हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम मेरे डेथ के बाद, मेरे राजा के डेथ के बाद ब्रिटिशर्स मेरे टेरिटरी को कॉन्क्वर कर लेंगे, अपने टेरिटरी के साथ मिला लेंगे। इन मैनी रीजन्स द रिवोल्ट वॉज लेड बाई द रूलर्स हु हैड लॉस्ट देयर किंगडम टू द ब्रिटिश। बहुत सारे रीजन्स में रिवोल्ट इसलिए छेड़ा गया था क्योंकि रूलर्स जो थे वो किसी न किसी ये पॉलिसी के चलते अपने किंगडम को हार गए थे, ब्रिटिशर्स को देना पड़ गया था। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही हुआ, चाहे सब्सिडरी अलायंस ही हुआ, इसी चलते उन लोगों को अपना किंगडम देना पड़ा था। उसी चलते बहुत सारा रिवोल्ट बहुत जगह में हुआ भी था। वंस द स्टेट वॉज एनेक्स्ड द आर्मी वॉज डिसबैंडेड। और एक बार जब ब्रिटिशर्स किसी स्टेट को एनेक्स कर लेते थे, किसी स्टेट को कब्जा कर लेते किसी स्टेट पर, तो उसकी आर्मी जो थी, मतलब मान लीजिए कि मेरा एक आर्मी है और ब्रिटिशर्स ने मेरे आर्मी पर अटैक किया और हम अगर हार जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मेरी आर्मी को निकाल देते थे, अपनी आर्मी वहाँ भर लेते थे। ऑल द सोल्जर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड देयर इनकम। तो इस वजह से क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेरी आर्मी में 1 लाख सैनिक है और उनकी आर्मी में 2 लाख सैनिक हैं, तो हम तो हार गए। तो और मान लीजिए मेरे पास 10,000 सैनिक बचे और 90,000 मारे गए, तो 90,000 का तो ऐसे ही जीवन चला गया, और जो 10,000 बचे उनका पूरा जो लाइफ है वो लोग ख़राब कर देते थे, इनकम उन लोग का पूरा बंद कर देते थे, अब उन लोग का जॉब से भी निकाल देते थे। दे वर रिड्यूस टू पॉवर्टी, इसी वजह से वो लोग गरीब भी हो जाते थे बार बार। दे वर सिटिंग फॉर द टाइम टू कम फॉरवर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। वो लोग इसी टाइम का वेट कर रहे थे कि कब हम लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इमीडिएट कॉजेस। बाई 1857 द नेशन नीडेड जस्ट अ स्पार्क टू सेट अप द रिवोल्ट। 1857 तक, जब 1857 आया, तो हमारे कंट्री को सिर्फ एक हल्का चिंगारी चाहिए था रिवोल्ट शुरू करने का। दिस स्पार्क केम फ्रॉम द न्यू एनफील्ड राइफल। ये स्पार्क आया जब ब्रिटिशर्स एक न्यू एनफील्ड राइफल लेके आए थे। टू प्रिवेंट द आयरन कार्ट्रिज फ्रॉम रस्टिंग इट वॉज स्मीयर्ड विथ ग्रीस। एक कार्ट्रिज होता है इस राइफल में, तो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, जंग लगने से प्रिवेंट करने के लिए उसको ग्रीस में स्मीयर कर दिया जाता था, उसको ग्रीस में लपेट दिया जाता था। द कार्ट्रिजेस हैड अ ग्रीस पेपर कवर विथ विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द कार्ट्रिज वॉज लोडेड इन टू द राइफल। इस कार्ट्रिज में एक ग्रीस पेपर होता था, ग्रीस पेपर से उस कार्ट्रिज को कवर कर देते थे, जिसको कि छीलना या काटना पड़ता था जब उसको राइफल में लोड करने के लिए। छीलेंगे नहीं तो लोड होगा नहीं। द ग्रीस वॉज कम्पोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट। ये जो ग्रीस था वो बीफ मतलब कि काऊ के और पिग मतलब कि सुअर के फैट से बना होता था, गाय और सुअर के फैट से
ये लोग ये ग्रीस बनाते थे। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स रिफ्यूज टू यूज देम एज काउ इज केयर टू द हिंदूज एंड पिग इज डिटेस्टेबल टू द मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस कार्ट्रिज को या कह लें कि इस राइफल को यूज़ करने के लिए मना कर रहे थे और नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाय का आप देखेंगे हिंदुओं में पूजा किया जाता है, और जो सुअर होते हैं, जितने भी होते हैं, वो लोग मुस्लिम्स के लिए हराम बोला जाता है। उनको मुस्लिम रिलीजन में वो लोग उसको हराम बोलते हैं, वो लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कैलकाटा, मंगल पांडे, अ यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट, refused to use the greased cartridge and shot down his sergeant. 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है? कैलकाटा के पास, ये याद रखना है। मंगल पांडे का नाम भी बहुत फेमस है इस रिवोल्ट के लिए। तो मंगल पांडे एक यंग इंडियन सिपाही थे। कहाँ से? बंगाल रेजिमेंट से। ये इस ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिए, कि बोले कि हम नहीं यूज़ करेंगे। और जो ब्रिटिशर्स के सर्जेंट थे उनको गोली मार दिए। तो जब ये न्यूज़ मिला ब्रिटिशर्स को, तो वो लोग मंगल पांडे को अपने पास बुलाए, धोखा से उनको कैद में ले लिए, और उसके बाद उनको गोली मार के जान से मार दिए मंगल पांडे को, क्योंकि वो उनके सर्जेंट को जान से मार दिया था। और जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ सिपाहीज़ में, तो बहुत सारे सिपाही, मतलब बहुत सारे सिपाही ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए और रिवोल्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब हमारे सिपाही को आप मारे हैं तो हम तो छोड़ेंगे नहीं अब आपको।